पेरेंट्स को इजी लैंग्वेज में समझाना हो कि एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का क्या रोल होता है और ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होती है। अगर आपके पीडियाट्रिशियन को या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से कोई भी है जिनके पास आप जा रहे हैं, उनको लगता है कि स्किल्स होने चाहिए भाई, अभी ये 2 साल का हो गया, ये बोल नहीं रहा, एवरीथिंग इज फाइन, वो नहीं बोल रहा, वर्ड्स भी हैं, आर्टिकुलेशन भी है, तो कहीं ना कहीं एक बार हम ओटी में डाल के देखते हैं कि लेट हिम हैव दैट मोटर मूवमेंट्स, एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने का लेवल आए, तो क्या पता उसके वर्ड्स निकल आए। अगर बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है तो एक गोल्डन रूल क्या होगा? उसको अपना काम करने दो। अगर वो नहा रहा है मग के साथ, अगर पानी में बाल्टी में है, वो 10 मिनट अगर पानी के साथ खेल रहा है, आप सोचो कि वो जब हैवी मग उठा रहा है तो वो अपने फिंगर को स्ट्रेंथ कर रहा है और बाद में ये राइटिंग बनी। ये सबसे बड़ा गोल्डन रूल है पेरेंट्स के लिए। एक ऐसी हैबिट जो आपको लगता है कि वो अनइंटेंशनली कर रहे हैं जिससे कि बच्चे के माइलस्टोन्स अफेक्ट होते हैं। आ मेरे बच्चा, मैं तुझे खाना खिला देता हूँ। आ मेरा बच्चा, मैं तुझे शर्ट पहना देता हूँ। आ मेरा बच्चा, मैं तुझे ब्रश करा देता हूँ। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हमें बच्चे का खाना 10 मिनट में खत्म चाहिए। यही एक सिली मिस्टेक है जो हम लोग कर लेते हैं। हेलो एंड वेलकम टू एन अदर एपिसोड ऑफ थ्रू द एबल्ड आई, एक ऐसा पॉडकास्ट जो पेरेंट्स को एजुकेट और एम्पावर करने के लिए शुरू किया गया। और आज के हमारे गेस्ट स्पीकर बहुत ही रिनाउंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर आर.एस. बग्गा। मैं पर्सनली उनकी फ़ैन हूँ क्योंकि वो बहुत ही सिंपल तरीके से पेरेंट्स को उनकी डेली रूटीन में आने वाली पेरेंटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं और छोटे छोटे टिप्स बताते हैं जिससे कि आप अपने बच्चे को एक एज अप्रोप्रिएट इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअल बना सकते हैं। आज के पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया है कि कैसे आप कौन सी 5 अटेंशन स्पैन बढ़ाने के लिए एक्टिविटीज़ घर कर सकते हैं, घर पर ही रहकर कैसे आप बच्चों में फाइन मोटर स्किल्स या ग्रोस मोटर स्किल्स पे काम कर सकते हैं, और लास्ट में हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फायर रैपिड राउंड किया है जिसमें कि हमने उनके फेवरेट टॉयज़, उनकी फेवरेट एक्टिविटीज़ पर बात करी है। विद दैट नोट, a very warm welcome Dr. R.S. Bugga. Thank you for so calling much. me. Thank you, अपना ma'am. कीमती The समय pleasure is निकाल mine, के। ma'am. Thank you. So nice to see you. Thank you, ma'am. Frankly, honestly, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने आपके बहुत सारे इंस्टाग्राम पे रील्स देखे हैं। आप बहुत ही सिंपल तरीके से पेरेंट्स को समझाते हैं कि कैसे कैसे छोटी छोटी चीज़ों को हम घर के ही चीज़ों से हम जो उनके डिलेज हैं कैसे हम उन पे काम कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, पेरेंट्स को ही सीखना चाहिए इनफैक्ट, है ना। तो दैट समथिंग आई एम ट्राइंग, एंड काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस के साथ है, काफ़ी कुछ थ्योरी के साथ है, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट जितना ईजी रख सकें ताकि घर पे छोटे से कमरे में भी एक्टिविटीज़ हो पाएँ। तो यही मेरा बेसिकली मेन फोकस है। करेक्ट। And thank you are following me. Thank you for it. My pleasure, in fact. बट डॉक्टर बग्गा, इससे पहले हम सारी चीज़ों को डिस्कस करें, थोड़ा सा मैं पर्सनल एक्सपीरियंस और टच लेना चाहूँगी। आप इस फील्ड में कैसे आए? कैसे आया? मैम, डेस्टिनी से आया। सच बताऊं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा। आई एम फ्रॉम अ बिजनेस क्लास फैमिली, और इतनी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई किसी ने नहीं की मेरे घर पे। माय फादर वाज इनटू दिस मोटर पार्ट्स। कुछ अच्छे मार्क्स आ गए 12th में, तो मेरे फादर ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, कुछ बनाना है। तो उस टाइम पे फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा फेमस था, एंड थैंक्स टू इंडियन क्रिकेट टीम, बिकॉज टीवी में हम देखते थे कि कोई इंजर्ड हुआ है तो फिजियोथेरेपिस्ट आ रहा है। तो हम लोगों को लगता था नहीं यार, अच्छा बहुत फेमस, और काफ़ी फेमस हो रहा था उस टाइम फिजियोथेरेपी वर्ड ना। तो हम गए थे, मैंने एंट्रेंस दी, फिर लेटर आया घर पे, फिर मैं इंटरव्यू के लिए गया, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा हुआ नहीं वहाँ पे, सीट्स फुल हो गई। तो बिल्कुल उसके नेक्स्ट रूम में ऑक्यूपेशनल थेरेपी के प्रिंसिपल बैठे हुए थे हमारे कॉलेज के, तो उन्होंने बोला अगर नहीं हुआ तो आप मेरी बात सुनते हुए जाओ। तो मैं और मेरे फादर गए, उन्होंने समझाया व्हाट ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज़। इंटरेस्ट में मुझे कुछ समझ नहीं आया उन्होंने क्या बोला, बट मेरे फादर ने कहा बेगर्स आर नॉट चूजर्स, आया तो कुछ तो कोर्स लेके जा। सो फ्रॉम देयर इट वाज लाइक मैं ओटी में आया। एंड जब तक मैं बैचलर्स में था मैम, तब तक तो इट वाज जस्ट लाइक अ कोर्स, मस्ती में करते गए हम लोग।
एंड सीरियस मैं अपने प्रोफेशन को लेके हुआ जब मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया विच वाज अ वेरी बिग स्कूल इन दिल्ली एनसीआर इन अ सेंस दैट इट वाज अ वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स द स्पेशल नीड किड्स. इट वाज एन इंक्लूसिव सेटअप. जब मैं वहाँ पे गया, वहाँ से शायद मुझे लगता है कि मैं अपने प्रोफेशन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ. एंड वन ऑफ द रीजंस था बिकॉज वो इतना बड़ा स्कूल था एंड ओटी उस टाइम इंडिया में बिल्कुल नई नई आई थी इनफैक्ट. तो वहाँ के पेरेंट्स जो थे ना, वो इंडियन थेरेपिस्ट पे इतना ट्रस्ट करते नहीं थे. राइट. तो वो सिंपल कहते थे, आप कुछ मत करो, ये मैं यूएस से प्लान लेकर आई हूँ, आप फॉलो करो इसको. तो वी वर जस्ट लाइक कि मैकेनिकल सॉर्ट ऑफ अ थेरेपिस्ट, जहाँ पे हम अपना दिमाग नहीं लगा सकते, हमें बस फॉलो करना है बिकॉज हमें एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज किया गया. वो चीज़ मुझे ना बहुत अजीब लगती थी. Right. बहुत ज़्यादा अजीब लगती Correct. थी मुझे. लाइक मतलब हम लोगों ने किया है. वहाँ से ही एक्चुअली मैं अपने प्रोफेशन को लेके सीरियस हुआ. ऑब्वियसली मैंने वो जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आए उनको बेस बनाया. राइट. एंड उसके बाद जो मैंने पहले पढ़ाई की थी बैचलर्स में, मैंने सारी बुक्स निकाली, रिवाइज किया, तब मैं ना कनेक्शन बना पाया. एंड देन आई केम टू नो कि नहीं, मतलब दिस इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड. ये एक ऐसा फील्ड है जो बच्चे की लाइफ बिल्कुल बना सकता है. एब्सोल्युटली. है ना. तो दैट वाज समवेयर जहाँ से हुआ. एंड देन बस चलता गया मैम, तब से सफ़र चलता ही जा रहा है. ऐसे ही इस प्रोफेशन में आज. तो अब आपने इतने सारे बच्चों के साथ काम किया है, जी. सो डू यू फील वो जो आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट का एक ऑप्शन था, हाँ. और अब जो आपने ओटी के थ्रू इतने बच्चों की लाइव्स को चेंज किया है, जो होता है वो अच्छे के लिए हुआ. बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे के लिए होता है. एंड ट्रस्ट मी, एक बिहेवियर जो मेरा लाइक डेवलप हुआ है. यू आर ऑल्सो पंजाबी, वी आर एग्रेसिव बाय नेचर, इजंट इट? करेक्ट. यस. और जब मैं कॉलेज में था ना, तो आई यूज्ड टू बी लाइक आज यहाँ लड़ाई, कल वहाँ लड़ाई. और आज मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो शायद मैं नहीं लड़ सकता आज के दिन. एंड थैंक्स टू दोज किड्स जिनके साथ मैंने काम किया है, शायद उनकी वजह से ये पेशेंस डेवलप हुआ, जो कि बहुत ज़रूरी था मेरे अंदर भी. सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, वेरी 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 हैप्पी. एंड वही मैम, डेस्टिनी जो होता है सब अच्छे के लिए होता है. नाइस. सो डॉक्टर बग्गा, अगर हम शुरू करते हैं कि पेरेंट्स को इजी लैंग्वेज में समझाना हो कि एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का क्या रोल होता है और ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होती है, क्योंकि जैसे ही कोई पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, इनमें से कोई भी रेफर करता है कि आपके बच्चे को ओटी की ज़रूरत है, बिल्कुल. तो पेरेंट थेरेपी का नाम सुनते ही डर जाते हैं कि बिल्कुल. ये कैसे, क्या मेरे बच्चे का दिमाग ठीक है? यू नो द फर्स्ट थिंग दे सेइंग इज द चाइल्ड मेंटली ऑल राइट? सो पेरेंट्स को इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए हाउ विल यू टेल देम कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है और इसमें हम क्या क्या कवर करते हैं? जो भी बच्चा जिस एज में काम करता है, लाइक सपोजिटली 8 से 9 महीने के बच्चे को क्रॉल करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहा, तो वो अपना ऑक्यूपेशन नहीं कर पा रहा. राइट. बिकॉज उसको क्रॉलिंग इज एन ऑक्यूपेशन. राइट. इसी तरीके से अगर 6 महीने का बच्चे को बैठना चाहिए, वो नहीं बैठ पा रहा, दैट्स हिज ऑक्यूपेशन. तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं. हम लोग बेसिकली बच्चे का जो जिस एज में ऑक्यूपेशन है, अगर वो नहीं है उस ऑक्यूपेशन में, डाइवर्टेड है किसी भी तरीके से, तो हमारा मेन मोटिव है कि उसको उस ऑक्यूपेशन में लेके आया जाए. दैट इज़ वॉट इज़ अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी. आपका बिल्कुल सही कहना है मैम. द मोमेंट पेरेंट्स को पता लगता है कि मेरे बच्चे को ओटी बोला है, तो वो थोड़ा सा कंसर्न हो जाते हैं, और कंसर्न होना चाहिए. वन ऑफ द रीजंस इज कि आजकल पेरेंटिंग इतनी सीरियस नहीं रही. करेक्ट. है ना. सो वन ऑफ द रीजंस मुझे लगता है कि देखिए मैम, ओटी हर जगह है. जब आप अपने बच्चों को प्ले स्कूल में डालते हैं ना, तो वो एक सेंसरी प्ले करते हैं जहाँ पे मिट्टी पे खिलाते हैं, ये करते हैं, वी हैव दैट लॉट ऑफ स्विंग्स विंग्स, वो भी ओटी है. अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं नॉर्मल बच्चे की बात करूं, तो आजकल वो एक्सप्लोरेशन है नहीं. अब वो एक्सप्लोर ही नहीं करते जब एनवायरनमेंट को किसी भी रीज़न की वजह से हो, तो कहीं ना कहीं उनके स्किल्स हैम्पर हो जाते हैं. तो अगर आपके पीडियाट्रिशियन को या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से कोई भी है जिनके पास आप जा रहे हैं, उनको लगता है कि स्किल्स होने चाहिए भाई, अभी ये 2 साल का हो गया, ये बोल नहीं रहा, एवरीथिंग इज़ फाइन, वो नहीं बोल रहा,
वर्ड्स भी हैं, आर्टिकुलेशन भी है, तो कहीं ना कहीं एक बार हम ओटी में डाल के देखते हैं कि लेट हिम हैव दैट मोटर मूवमेंट्स, एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने का लेवल आए, तो क्या पता उसके वर्ड्स निकल आए। करेक्ट। तो कई चीज़ें हैं मैम। अब ये स्टार्ट होता है इस तरीके से जहाँ पे कि माइल्ड फॉर्म ऑफ ओटी, कभी कभी मंथ्स देने में 3-4 मंथ आप दे दोगे तो यू कैन फील अ चेंज, नाउ योर चाइल्ड इज बैक टू द ट्रैक। और कई बार अगर एक्चुअली बच्चे को कोई इशू है तो ये कई बार सालों का काम हो जाता है। राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन द चाइल्ड, एब्सोल्युटली। Right. So technically, occupational therapy means leading a child to become an independent individual with respect to the chronological age. एब्सोल्युटली, जो बच्चे बिल्कुल। की उम्र है उस उम्र के हिसाब से उसको अपने इंडिपेंडेंटली काम कर लेने चाहिए। उम्र भी कह सकते हैं मैम, देखिए अगेन बच्चे पे डिपेंड करता है ना, एक तो उम्र, या फिर हम कह सकते हैं कि ठीक है अगर हम एज को नहीं रखते, बिकॉज हाँ। कई बार अगर ऑटिज्म है तो ऑब्वियसली आप कंपेयर नहीं कर सकते Correct. 5 ईयर नॉर्मल, बट उसके लिए जितना उसका पोटेंशियल है, एटलीस्ट 5 इयर्स में एक ऑटिस्टिक बच्चे का जितना पोटेंशियल है, एटलीस्ट उस पूरे पोटेंशियल को निकालें। करेक्ट। एटलीस्ट इतना निकालो कि वो स्किल बेस्ड हो जाए, Right. ताकि वो अपने लायक किसी तरीके से तो हो जाए। तो दैट इज ऑल व्हाट ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज ऑल अबाउट। राइट। सो डॉक्टर बग्गा, जैसे हम एज अ स्पेशल एजुकेटर एंड ऑडिटरी वर्बल थेरेपिस्ट हम 5 डोमेन्स में काम करते हैं। लिसनिंग स्किल्स पे, बिल्कुल। रिसेप्टिव लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, स्पीच एंड कॉग्निशन एंड सोशल कम्युनिकेशन। बिल्कुल। ये हमारे डोमेन्स हैं जब एक बच्चा एवीटी ऑडिटरी वर्बल थेरेपी के लिए आता है। ऐसे ही जब बच्चा ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए आता है तो आपके कौन से डोमेन्स होते हैं जिन पे आप काम करते हैं? सो मैम, यानी कि अगर एक लेसन प्लान देखा जाए हाँ। तो उन प्लान्स में आपके कौन से एरियाज में आप लोग? मैम देखिए टर्म्स वही हैं, हम लोग अपने हिसाब से बोलेंगे, आप लोगों ने अपने हिसाब से बोला। तो देखिए कोई भी बच्चा आता है उसका प्राइमरी गोल है कम्युनिकेशन, प्राइमरी गोल है मैम। Right. अगर वो मेरे पास आ रहा है, आपके पास आ रहा है, ए भी जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, पेरेंट्स का पहला गोल होता है सर वो एटलीस्ट बोले और अपने आप को एक्सप्रेस करे किसी तरीके से। अब ऑब्वियसली जब हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो हमें लगता है कि स्पीच थेरेपिस्ट इज द प्राइमरी पर्सन जहाँ जाना चाहिए, लेकिन कई बार ना स्पीच थेरेपिस्ट हमारे पास बच्चे भेजते हैं। यस। कहते हैं सर मैं कैसे थेरेपी लूँ, वो बैठ ही नहीं रहा। करेक्ट। वो मतलब ही सो हाइपर, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि किस एनवायरनमेंट में है, तो मुझे एक हल्का सा ऑर्गेनाइज बच्चा तो दो। तो अगर बच्चे का वो लेवल है, ऑर्गेनाइज ही नहीं है बच्चा, राइट। तो देखिए मैम जब तक मैं नहीं बोलना चाहूंगा तो दुनिया की कोई ताकत मुझसे बुलवा नहीं सकती, राइट। है ना, बिकॉज इट्स एन इंटरनल ज़ील विच शुड बी हैव। अब बच्चे का वो लेवल ही नहीं है तो उसको ओटी डेफिनेटली चाहिए। तो ये सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए ना मैम कुछ बेसिक चीज़ें हैं, लाइक मैं हमेशा बात करूंगा एज अप्रोप्रिएट, बिकॉज अगर मेरे पास 5 साल का बच्चा आ रहा है तो बिल्कुल अलग डोमेन्स चले जाएंगे उसके। बट मैं बात कर रहा हूँ कि बच्चा सिर्फ 1-1.5 साल का है, किसी तरीके से डायग्नोस्ड हो चुका है एंड ही इज़ कमिंग टू मी। मेरा प्राइमरी गोल होता है मैम कि बच्चे का सेंसरी सिस्टम नॉर्मल होना चाहिए। राइट। ठीक है। अब अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, अगर कोई बच्चा मेरे पास आ रहा है, वो आते ही गुनगुनाता जा रहा है, गाता ही जा रहा है, घूमता ही जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका ऑडिटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। तो मुझे देखना पड़ेगा कि ओके अगर एक सिस्टम एक्टिवेटेड है तो बाकी सब सिस्टम्स को दबा रहा है। राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो सेंसरी सिस्टम का बैलेंस है ये सबसे प्राइमरी चीज़ है। अब आप बैठे हैं मैम, मैं बैठा हूँ, वी आर सिटिंग स्टिल, हम एक दूसरे को देख रहे, वी आर नॉडिंग हेड, जो मैं बोल रहा हूँ मैं सुन रहा हूँ, आई एम मूविंग माई हैंड्स, ये कंप्लीट एक सेंसरी इंटीग्रेशन पैटर्न चल रहा है। करेक्ट है ना। और जब तक ये मोटर पैटर्न मेरा अच्छा नहीं होगा, हाउ विल आई बी एबल टू थिंक। थिंक करने के लिए एज वी से इन योर लैंग्वेज रिसेप्टिव होना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं गुनगुनाता ही जा रहा हूँ, मैं सुनूंगा ही नहीं, तो मैं समझूंगा कैसे कि मतलब क्या इनपुट आ रहा है। तो प्राइमरी थिंग इज मैम सेंसरी सिस्टम को सेटल करना। द मोमेंट बच्चे का सेंसरी सिस्टम उस लेवल पे आ गया कि उसका आई कांटेक्ट आ गया है, उसका नेम रिस्पॉन्स बेटर हुआ है, वो ऑर्गेनाइज है, पेरेंट्स आके कह रहे हैं सर अब ये बैठ जाता है, अभी मेरी सिंपल कमांड सुन रहा है कि वो मोबाइल दे दो, तो जाके मुझे दे देता है। तो उस लेवल से जब बच्चा आ जाता है तो नेक्स्ट लेवल का मेरा गोल होता है मैम कहीं ना कहीं बच्चे के कॉग्निटिव एंड थिंकिंग स्किल्स को बेटर करना। अब इस टर्म को मैम यूजली हम लोग यूज करते हैं जैसे कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन बेटर करना, बच्चे के रिफ्लेक्सेस को बेटर करना, बच्चे का जो मोटर पैटर्न है, मोटर लर्निंग है, थिंकिंग स्किल्स है कि अगर मैंने उसको फंसा दिया हो कि ये चीजें अब तुम इसमें से निकल के दिखाओ, ही शुड बी एबल टू, लाइक अगर उसको टेबल के नीचे से निकलना, लेट हिम थिंक कि मैं कैसे निकलूं।
करेक्ट। वो एक ऑर्गेनाइज बच्चा करेगा। तो फर्स्ट लेवल में हमेशा मेरा होता है कि सेंसरी सिस्टम सेटल करो। जब सेंसरी सिस्टम सेटल हो गया है तो ऑन द सेकेंड लेवल लेट द चाइल्ड प्लान ऑफ हिज ओन, बिकॉज प्लान करेगा तो वो एक्सप्लोर करेगा, एंड एक्सप्लोरेशन इज व्हाट द लर्निंग इज ऑल अबाउट। अब लर्निंग, अब जब एक्सप्लोरेशन हो गई, मोटर लर्निंग हो गई, तब आता है आओ बेटे बैठो, फाइन मोटर करो, थोड़ा सा एकेडमिक्स में पढ़ो, राइटिंग करो, इमिटेट करो, थोड़ा सा वर्बल हो तुम, एंड देन वहाँ पे आई थिंक कि जब उस लेवल पे बच्चा पहुँच जाता है, देन आई से कि फाइन यहाँ तक पहुँचा है, अभी भी स्पीच डेवलप नहीं हुई, गो टू द स्पीच थेरेपिस्ट, राइट, ही इज़ अ बेटर पर्सन हु कैन हेल्प यू इन इट। तो इस पैटर्न से मैम चीज़ें चलती हैं। अगेन स्पीच उसकी चलती जा रही है, बट ऊटी नहीं बंद होगी, बिकॉज ऑक्यूपेशनल थेरेपी आ गई हमारी मैम। अब ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मतलब है कि अब बच्चा 3 साल का है, पेरेंट्स की डिमांड हुई, सर मेरा बच्चा बैठ रहा है, काम कर रहा है, अब उसको प्री स्कूल में जाना है, राइटिंग वो तो पेंसिल ही नहीं पकड़ता, तो मेरे गोल्स चेंज हो गए मैम। तो फिर अब जैसे जैसे लेवल बढ़ता रहेगा, वी विल गो इनटू मोर प्रैक्टिकल गोल्स, जहाँ पे हम बच्चे के ऑक्यूपेशन तक टच करने का ट्राई करें। और ये गोल कहाँ पे एंड होता है, ये गोल मैम मुझे लगता है कि नेवर एंडिंग गोल्स हैं। मैं तो 11 साल का बच्चा भी असेस कर सकता हूँ, मेरे पास 21 साल के ADHD का बच्चा भी, मतलब बच्चा बोलूँ या क्या बोलूँ मैं, हमारे लिए तो क्लाइंट्स हैं, हाँ वो भी आते हैं, उनको भी हमें ट्रीट करना पड़ता है। बट ऑन अ बेस लाइन, अगर कोई बच्चा इंडिपेंडेंट होके अपने डे टू डे लिविंग में, वो अपने डे टू डे लिविंग में वो पढ़ने लग गया, स्कूल में कहीं ना कहीं वो इंक्लूसिव हो गया, मे भी स्ट्रगल कर रहा है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे जाके OT का रोल फिर कम हो जाता है, एंड देन फिर सोसाइटी का या सोशल जो हम कहते हैं वहाँ पे बढ़ जाता है। डॉक्टर बग्गा, अगर हम अर्ली इंटरवेंशन की अब बात करते हैं, बिल्कुल। जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, या जो अभी हम देखते हैं पोस्ट पैंडमिक, बच्चे 2 साल बिकॉज ऑफ पैंडमिक घर के अंदर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाया जी। और अब पोस्ट पैंडमिक जब हम उनको देखते हैं, ये बच्चे 4, 5, 6 साल के हो गए हैं और उनमें हर तरह के डिले आ गए हैं, चाहे स्पीच डिले है, चाहे लैंग्वेज डिले है, या मोटर डेवलपमेंटल डिलेज है। बिल्कुल। और इन सब का कारण जब हम देखते हैं कि इसका मेन कारण क्या है, वो आता है अटेंशन स्पैन। बिल्कुल मैम। सो कैन यू हेल्प पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई कि इन बच्चों के साथ अपनी डेली रूटीन में वो कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं जिनसे बच्चों का अटेंशन स्पैन बढ़ना शुरू हो? क्योंकि अगर अटेंशन देगा तो सुनेगा, अटेंशन देगा तो कोई काम करेगा। सो जो फर्स्ट थिंग एज अ थेरेपिस्ट भी होता है कि जैसे आपने बोला आई कांटेक्ट दे रहा है या नहीं, वो एक बेसिक प्री रिक्वायरमेंट हो गई कुछ भी अचीव करने के लिए। ऐसे ही फॉर अस अटेंशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, और बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन स्क्रीन टाइम या पेरेंट्स के जो अपनी पर्सनल रूटीन है उसमें वो अटेंशन नहीं दे रहे, तो बच्चे के अटेंशन में ही डेफिसिट इतना आ रहा है कि वो 5 साल के होने के बाद भी जो रिक्वायर्ड टाइम होता है वो नहीं दे पाते। तो हम पेरेंट्स को क्या बता सकते हैं कि डेली रूटीन में लेट्स से टेक 5 अटेंशन इम्प्रूविंग थिंग्स दे कैन डू एट होम? बिल्कुल मैम, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका, ठीक है? यस मैम देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप नंबर 1 में लिख सकते हैं, अपना टाइम देना। मैम सी, कब हुआ है कि मैं आपको बहुत रियलिटी बता रहा हूँ मैम, रोज़ मैं काउंसिल कर रहा हूँ पेरेंट्स को। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि इंस्टा में ना मैम, आजकल इंस्टा में जैसे आपने बोला आई एम वेरी गुड इन इंस्टा, ये वो एक्टिविटीज़ डाल रहे हैं मैम, बच्चे आते ना मेरे पास, मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है? बट वहाँ पे ना एक सिंपल क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ठीक है मैम आपने बहुत कुछ करवाया है, क्या आप कभी 15 मिनट बिना कुछ कराए एक कोने में अपने बच्चे के साथ बैठे हो बात करने के लिए? मदर्स तो फिर भी करती हैं, फादर्स से मैं पूछता हूँ कि सर कभी, और मैं आपको बता रहा हूँ 10 में से 10, नॉट इवन 9.5, मेरे पास बस एक ही आंसर आता है, सर ऐसे तो कभी हमने सोचा ही नहीं, हम तो उसको पेग्स करा देते हैं, हम तो ये करा देते हैं, हम तो वो करा देते हैं। जब मैम आप करा रहे हो तो आई कांटेक्ट कैसे आएगा? आई कांटेक्ट इज अ सोशल थिंग ना। एक मैम देखो, मैं आपको आई कांटेक्ट तब दूंगा व्हेन आई हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आप मेरी बात समझ रहे हो। मैं आपको आई कांटेक्ट दे रहा हूँ, आप यहाँ वहाँ अपनी आंखें फेरोगे, मैं भी देना बंद कर दूंगा। ट्रू।
और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैम, आजकल ना पेरेंटिंग एक्टिविटी बेस्ड हो चुकी है। तो अगर आप किसी भी, मैम आपका खुद का क्लिनिक है, आप सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है कि आप मैं ना पेरेंट्स को यही बोलता हूँ, ठीक है मैं दूर हूँ, ये चेयर लगी है, बिल्कुल एम्प्टी रूम है, आप बस 15 मिनट बैठ के दिखा दो अपने बच्चे के साथ। ओह, नहीं हो सबसे पाता डिफिकल्ट है। काम हो गया है तो। आप समझ रहे हो? तो सबसे पहली चीज जो है मैम अटेंशन के लिए चाहिए कि आप अपने बच्चे को मतलब टाइम दो, ठीक है। अब ऑब्वियसली मेरे पास जो पेरेंट आ रहे हैं वो इस लेवल पे आ रहे हैं जहाँ पे आई कांटेक्ट एंड अटेंशन है ही नहीं। तो फिर सेकंड आंसर क्या आता है, सर देखो मैं तो 15 मिनट बिता चुका हूँ, वो तो मुझे देख ही नहीं रहा, अब मैं क्या करूँ। इसका मतलब यह है कि आप हार मान चुके हो। आप समझ रहे हैं मैम? तो प्रॉब्लम यहाँ से ही स्टार्ट होती है। तो एनीवेज इसका हम बाद में बात करेंगे कि इस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट करें, पेरेंट को क्या हेल्प करनी है वो। सो फर्स्ट ये है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्लोर टाइम। अच्छा, फ्लोर टाइम का मतलब है कि आप अपने बच्चे के साथ फ्लोर पे बैठ के कब लास्ट प्ले किया था। एंड व्हाई फ्लोर? फ्लोर वाई, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन मैम, बिकॉज फ्लोर एक चीज होती है जो बच्चे के पोस्चर को इरेक्ट रखता है। आप Correct. समझो, बेड में बच्चा ऐसे बैठा हुआ है मैम, इमेजिन आई होप आपका वो हो, और हम कह रहे हैं बच्चा अच्छा बोलो क्या करना है। आप सोचो मैम, ये बच्चा अलर्ट है या जो फ्लोर पे ऐसे बैठा हुआ है वो बच्चा अलर्ट है। करेक्ट। तो जब मेरा बॉडी परसेप्शन बच्चे का स्ट्रांग नहीं होगा तो मैं कहाँ से आई कांटेक्ट दूंगा। आप समझ रहे हैं? वो फ्लोर टाइम खत्म हो चुका है बिकॉज हम हाइजीनिक हो गए ना बहुत ज्यादा। तो वो फ्लोर टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड, टॉयज। मैम 6 महीने 8 महीने और 1 साल के बच्चे के लिए आजकल 80% मार्केट में टॉयज है विजुअल्स या सुपर हीरोज या कार्स। हम लोगों के टॉयज क्या होते थे मैम? ड्रम, वो ना वो लकड़ी के नहीं होते ऐसे हम चलाते थे, खट 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 आवाजें आती थी। करेक्ट। आप समझ रहे हैं मैम? जब आप पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि फैंसी टॉयज मेरे बच्चे के लिए है। मैं ना कई बार पेरेंट्स को बोलता हूँ कि वो कहते हैं सर बहुत डिस्ट्रैक्टिव है मेरा बच्चा। मैं कहता हूँ ठीक है मुझे ना अपने बच्चे का रूम दिखाओ। मैम इतने फैंसी कबर्ड्स बने होते, रेड कलर ब्लू कलर, उसके अंदर टॉय, उसके अंदर टॉय, उसके अंदर टॉय। तो जब आप अपने घर पे इतना डिस्ट्रैक्शन रखेंगे तो वो कहाँ से अटेंशन आएगी? देखिए अटेंशन के लिए तो मुझे एक चीज पे इन्वॉल्व होना पड़ेगा ना। अब मैंने हल्का सा एफर्ट लिया, मुझसे नहीं हो रहा, अच्छा मेरे पास तो एवेंजर का टॉय पड़ा है, छोड़ो इसको, भागो मैं एवेंजर का लेकर आऊं। यस। अब एवेंजर, ओहो एवेंजर की तो हाँ, वो ले आओ। एवेंजर की तो बैटरी डाउन है, 2 मिनट खेला चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये टॉय तो है ना मेरे पास। उस पे फंक्शनल टॉय कितने हैं? नहीं है। मैम एक फंक्शनल टॉय था ना बबल्स। मेरे पास 3 साल का बच्चा तो उसको ब्लो करना नहीं आता। आई स्वेयर यू आर राइट, है ना? yes. और हम बोलते बबल्स, सर बबल्स में वो जो पानी होता है ना उसकी आंखों में चला जाएगा। वो ना फिर बबल का पानी यहाँ पे गिरता है, वो चाट लेता है, इसलिए हम बबल्स नहीं देते। Are you getting my point, ma'am? Correct. So first is to sit ideally with your kid. Second is be on the floor. Right. Third is select the proper toy. जब तक आप टॉयज नहीं सेलेक्ट करेंगे। फोर्थ, अगेन मैम मैं किसी के बारे में नेगेटिव नहीं कह रहा, मैं खुद पेरेंट हूँ, मैं खुद ये गलतियां कर रहा हूँ। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा बच्चा मोबाइल ना देखे, लेकिन मैं मोबाइल देखो। 5 साल तक की एज है क्यूरियस, वो किसको देख के सीखेगा? मम्मी पापा ब्रदर सिस्टर, उसको देख के सीखेगा। अब ये प्रैक्टिकल है, मैं मोमेंट मोबाइल देख रहा हूँ, अब वो बच्चा मेरे पास आ रहा है कि भाई मेरा पापा मुझसे ना बात करके यहाँ पे देख रहे हैं। सो ये ज्यादा ये क्यूरियस है ना। और जैसे आएगा चलो उधर चलो। करेक्ट। आप समझ रहे हो मैम? तो हम यहाँ पे कैसे बिहेवियर, वो क्यूरियसली आपके पास आए। तो मोबाइल इतना बड़ा दुश्मन नहीं है। आजकल हम लोग ये हैं। तो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पेरेंट्स के लिए है वो ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा गैजेट से दूर रहे तो पहले आपको होना पड़ेगा, जो हम नहीं हो पाते मैम। हम नहीं हो पाते। तो फोर्थ ये। फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैम जो मुझे लगता है कि आप अपने बच्चे को एनवायरमेंटल एक्सप्लोरेशन आजकल बहुत कम दे रहे हैं। लाइक हम लोग पहले जॉइंट फैमिली होती थी तो कभी बच्चा दादा के पास दादी के पास कहीं होता था। आजकल बच्चा सिर्फ अपने माँ बाप को ही देखता है। करेक्ट है ना? तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सोसाइटी में जाना और वो सब जाना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये 5 चीज़ें बहुत बेसिक, मैं यहाँ पे आपके क्वेश्चन को ऐसे ले रहा हूँ कि एक छोटे से 2 साल या 3 साल तक के बच्चे का ये आंसर होना चाहिए।
क्योंकि अगर फाउंडेशन ही अच्छी बन जाएगी तो फिर वो बाद की स्टेजेस और उन पे जाने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल मैम बिल्कुल। लेकिन जिन पेरेंट्स ने इन स्किल्स पे काम नहीं किया है, जिनके बच्चे अब हो गए हैं 5 से 6 साल के हाँ लिए, जी एक बार हम उन पेरेंट्स को भी एड्रेस करते हैं बिल्कुल कि 5+ में भी अगर ये ठीक है गलती हो गया, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया गया, बिल्कुल मैम क्योंकि जैसे आप कह रहे हो पहले जॉइंट फैमिलीज में बच्चे पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखते थे, अब वो खुद लर्नर है, सेल्फ बिल्कुल लर्नर है, अपने ही एक्सपीरियंस से पेरेंटिंग सीख रहे हैं, जिसमें वो गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। बिल्कुल तो एक्सपेरिमेंट करते हुए अब 5 साल का बच्चा हो गया और ये बेसिक स्किल्स डेवलप नहीं हुई हैं, तो फिर क्या हम ट्रेडिशनल कोई मेथड्स यूज करते हैं कि हम उसका अटेंशन स्पैन बढ़ा सके? कोई ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आप रेकमेंड करना चाहोगे? मैं ये बोलूँगा एक्टिविटीज़ के लिए आप मेरे पास आओ, आपके पास जाए, हम कर लेंगे। लेकिन उससे पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा है मैम, हो गई गलती हमसे, अब हम क्या करें? राइट। इन गलतियों का सबसे पहले आपको चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैम ये आया, फॉरगेट अबाउट द स्किल्स, स्किल्स तो डेवलप कर देंगे, करेक्ट। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आई है दैट हैज द बिहेवियर्स। यस। अब आपके पास एक स्टबर्न बच्चा है, यस। अब आपके पास एक ऐसा बच्चा है जो आप नहीं, बच्चा जानता है कि माँ बाप को कैसे डील करना है। एब्सोल्युटली, वो कंट्रोल कर रहा है पेरेंट को। ठीक है, स्किल्स मैं अभी भी बोल रहा हूं, हम लोग बाद में बात करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमें लगता है कि ये नहीं डेवलप, राइटिंग नहीं डेवलप, अटेंशन नहीं डेवलप, ठीक है, सबसे पहले क्या उसका बिहेवियर नॉर्मल है? अगर नॉर्मल है देन कम टू दी ओटी, कम टू द स्पीच, जहां पे डिलेज आपको दिख रहे हैं आप देखो, कंसल्ट करो, प्लान करो। लेकिन अब यहाँ पे दो चीजें और आती हैं, और मैम देखिए 80-90% में बिहेवियर्स डेवलप होंगे, हमें पता है ये बात, होंगे, इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। अब पेरेंट्स क्या करते हैं, उन बिहेवियर्स के साथ लड़ना स्टार्ट करते हैं। लड़ना इन द सेंस कि हम लोग सोचते हैं कि अगर बच्चा कुछ नेगेटिव कर रहा है ना, मैं उसको रोकता हूं। अब रोकने में क्या होता है, बच्चा और स्टबर्न बनता है। यस। ठीक है ना मैम। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेरेंट्स के लिए ये है कि अगर आपको पता है कि मेरे बच्चे के टैंट्रम्स या मेल्टडाउन आएंगे, मैं गारंटी देता हूं कि मेल्टडाउन आने से पहले आपको पता लग जाएगा, भले ही वो 10 सेकंड्स पहले पता लगे या 1 मिनट, आपको बच्चे के एक्सप्रेशन से पता लग जाएगा कि अब उस पे बिहेवियर आने वाला है। करेक्ट। मत आने दो, अच्छा। घुटने टेक दो, हार मान लो। जिस दिन पेरेंट ये वाला मेथड अपनाएंगे कि मैंने बच्चे का बिहेवियर नहीं आने देना, उसमें कैलेंडर में डेट न लगाएं और 6 मंथ्स तक बाद में किसी थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं है। पहले बच्चे को वो देखेंगे कि यार पहले इसमें रेजिस्टेंस, मैं हल्का सा डांटता था, मैं हल्की सी ऊंची आवाज करता था, ये फैल जाता था, लेकिन आज मैं अगर डांट के भी बोल रहा हूँ बैठ जाओ तो मेरी बात वो सुन रहा है, बैठ रहा है। क्यों? बिकॉज आपने उन बिहेवियर्स को आने ही नहीं दिया। एक कहते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बिहेवियर, पेरेंट्स को जो लर्न करना है कि अगर डिले हो चुका है और अगर उस डिले का नेगेटिव ये है कि मेरा बच्चा बिहेवियर दिखा रहा है, तो पहले कंट्रोल करो उसको। ओके। ठीक है, बिकॉज देखिए आपके पास बच्चा आएगा 45 मिनट्स के लिए, मेरे पास बच्चा आएगा 45 मिनट्स के लिए, 24 घंटे में से 45 मिनट की थेरेपी क्या कर लेगी? करेक्ट, एब्सोल्युटली। अब पेरेंट्स कहते हैं कि सर आपके साथ तो मेरा बच्चा सुपर्ब है, मेरा बच्चा मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मैं कहां से प्लान दे दूंगा? ठीक है ना मैम, यही हो रहा है ना प्रैक्टिकली चीजें। तो बेसिकली अगेन बिहेवियर्स को कंट्रोल करो। जब आपने बिहेवियर कंट्रोल किया, यूज द करेक्ट अमाउंट ऑफ रीइंफोर्सर। मैम आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ बिकॉज आई एम वेरी मच इनटू कि मैं पॉडकास्ट आ रहा हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड, मुझे पॉडकास्ट में आना बहुत पसंद है। मे बी यू आर एक्साइटेड कि चलो आज कुछ डिफरेंट है, पता लगेगा। करेक्ट। जो पॉडकास्ट जहाँ पे हम बैठे वो एक्साइटेड हैं क्योंकि इस पॉडकास्ट से मुझे पैसा मिलेगा। हम सारे मोटिवेटेड हैं, करेक्ट, हम सारे रीइंफोर्स्ड हैं, yes. है ना? हाँ. तो क्या बच्चा जिसको आप राइटिंग करवा रहे हो या जिसका बिहेवियर आपने कंट्रोल किया है, क्या उसको रीइंफोर्स कर रहे हो आप? Reinforcement is the second most important thing. Find the reinforcement for your kid. वो दो चीजें जब आएंगी तब थेरेपिस्ट के पास आओ। थेरेपिस्ट, हम लोग क्या करते हैं, 45 मिनट का सेशन लिया, मैम से दीज आर द स्ट्रेटेजीज, ऐसे डील करो आप अपने बच्चे को। राइट।
ठीक है, आइडियली अगर यूएस की थेरेपीज देखी जाए ना मैम, वहां पे एक बच्चे को एक हफ्ते में एक ही सेशन मिलता है। यस, है ना? तो वो कहते हैं बैठो, ये स्ट्रेटेजी है, ऐसे करना है, अब जाओ। अब जब वो धीरे धीरे करेंगे ना मैम, जब अपने हाथों से आप काम करते हो ना, तो आपको एक्सपर्ट बनते हो। ठीक है, तब आप देखोगे कि मेरा बच्चा डेवलप हो रहा है, अब राइटिंग कर रहा है, अब इनिशियल है। बट मैम कहीं ना कहीं अगर डिलेस बहुत ज्यादा है तो वो गैप बच्चों के साथ दिखेगा। लाइक अगर वो बच्चा जो कि आई होप कि आप समझ रहे जो मैं कह रहा हूँ, बट एटलीस्ट आपको ना ये सेटिस्फेक्शन रहेगी यार, कल उसने स्टैंडिंग लाइन बनाई थी और डॉट पे नहीं खत्म हुआ, आज तो बिल्कुल डॉट टू डॉट गया। थी वो स्टैंडिंग लाइन ही, मगर डे टू डे लाइफ में आपको इंप्रूवमेंट्स दिखने लगेंगे और वहां पे आप सेटिस्फाइड हो जाओगे, हाँ मेरा बच्चा डेवलप कर रहा है। बाकी गोल्स डिपेंड करता है बच्चे का लेवल क्या है, क्या सीवियरिटी है, क्या नीड्स हैं, क्या पेरेंट्स की प्रायोरिटी है, उस पर डिपेंड करता है। करेक्ट। एक डॉक्टर बग्गा, हम जो मैं इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर एड्रेस करना चाहती हूँ वो ये भी है कि बच्चों में रीडिंग स्किल्स भी अफेक्ट हो गई हैं, और बच्चे बुक्स, जो पहले हम लोग कितनी कॉमिक्स पढ़ते थे, कितना कुछ हमें लैंग्वेज जो है वो थ्रू बुक रीडिंग मिलता था, अब बिकॉज रीडिंग एनवायरनमेंट नहीं रहा है घर में, कि पेरेंट्स भी बुक्स नहीं पढ़ रहे, दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन देयर स्क्रीन्स, यही चीज़ बच्चों में ना आने की लिए वजह से बच्चों में बहुत ज़्यादा लैंग्वेज डिले हो गया है। उनकी वोकैबलरी बेस देखा जाए या उनका ग्रामर बेस देखा जाए, तो वो एक प्रॉपर ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ही नहीं बोल पाते हैं। बिल्कुल। तो आप कितना इनकरेज करते हैं कि पेरेंट्स को किस तरह से, आप जब आप काउंसलिंग करते हैं तो बुक्स को कैसे रूटीन में बनाया डाला जाए, उसके लिए आप पेरेंट्स को क्या गाइड करते हैं? मैम बुक्स का रोल जब बच्चा पैदा होता है उसी टाइम से स्टार्ट हो जाता है। करेक्ट। बिकॉज आई होप आपके पेरेंट्स को पता हो कि 3 महीने तक बच्चे का कलर डेवलप नहीं होता। Yes, लाइक उसके लिए हाँ, दुनिया ब्लैक एंड वाइट है। हाँ, ठीक है, वहां पे ब्लैक एंड वाइट बुक्स आती हैं मैम, शायद बहुत कम पेरेंट्स को ये बात पता yes, होगी। yes, और इतनी ब्यूटीफुल आती है, इतनी अच्छे तरीके से आती हैं मैम, कोई बुक्स नहीं लेता मैम, है ना? yes, मैं तो कहता हूँ जब बच्चा पैदा हो पहले 3 महीने में वो ब्लैक एंड वाइट शेप बुक्स आती हैं, टेक्सचर बुक्स टेक्सचर आती बुक्स, हैं, साउंड बुक्स आती हैं, उसको मैम वहां से अगर आप स्टार्ट करोगे ना, ऑटोमेटिकली मैम बच्चे का बुक की तरफ अट्रैक्शन डेफिनेटली बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा मैम। तो ये चीज़ तो वहाँ से स्टार्ट होती है। एंड मैम आप लाइक बहुत अच्छी बुक्स, लाइक मेरा खुद का अर्ली इंटरवेंशन सेटअप है मैम, तो हम लोग कई बुक्स, या मतलब हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी बुक्स हैं जो हम 2-3 साल के बच्चों के साथ लेके बैठते हैं। जैसे हमने बिग बुक ओपन की तो एक पिक्चर है, बच्चा हाथ से ओपन करता है, बहुत अच्छी सी एक पिक्चर आती है, साथ में साउंड आता है। yes, आप समझ रहे हैं, हाँ, बहुत हाँ, ऐसे हाँ, आजकल तो इजीली अवेलेबल हैं ये Correct, सारी चीज़ें। हाँ, तो मैं वहाँ से अगेन, अगर 1-2 साल का बच्चा है जिसको टेक्सचर्स बुक और ऐसी कॉज एंड इफेक्ट बुक्स जिसे हम कहते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं हम उसमें। एंड उससे धीरे धीरे मैम आई थिंक यहीं से होता है। एंड देन व्हाट अबाउट द नर्सरी बुक्स, इतना बड़ा एप्पल छोटा सा ए, तो वो फैसिनेट होता है टूवर्ड्स द बुक। ये राइट एज है, ये राइट एज है कि यहाँ पे अगर पेरेंट्स ने अगर लॉजिकल बुक्स ला के दे दें, अगेन मैम यहाँ पे एवेंजर्स की भी बुक्स आती हैं मैम, यहाँ पे फ्रोजन की भी बुक्स आती हैं, मैं बिल्कुल मना करूँगा उन सब चीज़ों को। आई वुड गो फॉर दिस छोटी छोटी बुक्स। अब 2-3 साल का बच्चा जो वहाँ पे बुक अट्रैक्ट हो चुका है, फिर उसके रीडिंग ग्रामेटिकल स्टिक्स आएंगे, तो बुक्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। Correct, ये चीज़ मैम अगेन वही आपने जैसे बोला कि ट्रेडिशनल मेथड ही बेस्ट मेथड्स है। करेक्ट, हम लोगों के टाइम में लाइक व्हेन वी वर यंग तब मोबाइल्स नए नए आए थे, हाँ, ठीक है, और मैम जब हम छोटे थे हम कम से कम 20-25 फोन नंबर्स याद रखते थे, हाँ, आराम से बिल्कुल याद रखते थे, रखते थे। लैंडलाइन नंबर सारे याद रहते हाँ, थे। और आजकल मुझे अपना मोबाइल नंबर सोचना पड़ता है कि 33 था या 66 था लास्ट में, ऐसे हो जाता है। Correct, बिल्कुल हो रहा है ना। हाँ, तो सोचो मैम कि अगर हम लोग भी तो इम्पैक्ट हो गए हैं ना मेमोरी वाइज, और अगर आज के बच्चे बुक्स नहीं पढ़ते हैं, आजकल तो ऑडियो विजुअल आ गया है ना, हाँ, टेप लगा तो सुनते रहो, हाँ, अपना काम करते रहो, सुनते रहो। हम्म, तो मैम ये चीजें तो मुझे लगता है और खतरनाक होने वाली हैं। करेक्ट, आजकल तो मैं भी इनफैक्ट कार में जाता हूँ, पॉडकास्ट सुनता हूँ, आजकल मैं महाभारत का पॉडकास्ट सुन रहा हूँ। यस, तो बट आइडियली पढ़ने में जो इम्पोर्टेंस है मैम, नई ग्रामर वर्ड्स, मतलब कोई तोड़ ही नहीं है इसका, करेक्ट। कोई है ही नहीं तोड़ इसका।
डॉक्टर बग्गा, जब आपको एक केस के साथ सक्सेस मिलता है, हाँ, जैसे एक particular goal tha and it is achieved, how do you celebrate? Because as a therapist I want to know, how do you as a therapist celebrate that goal? हाउ डू आई सेलिब्रेट मैम? बहुत मुश्किल है मैम, बिकॉज सेलिब्रेशन मैम देखिए, अगेन पेरेंट्स खुश तो हम खुश, हाँ है ना? हाँ मेरे लिए ना मैम, लाइक क्या हुआ कि मैं एक बच्चे के साथ काम कर रहा था एंड ही वाज डूइंग वेरी गुड, मदर भी खुश थी, बट ना मैं उनको बोलता था, मैम सी लुक ही हैज डन दिस टुडे, ही हैज डन दिस टुडे एंड ही वाज वेरी गुड, सर वेरी नाइस वेरी नाइस, खुश होती थी वो। अब एक दिन अचानक से आई मेरे पास, सर आज मेरे बच्चे ने शर्ट पहनी है। वो जो खुशी थी ना, हाँ वो मतलब मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ अचीव कर रहा था, हाँ लेकिन वो जो पेरेंट्स को मैंने खुश देखा ना कि सर ये देखिए आज तो इसने खुद शर्ट पहन ली, हाँ तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा Correct. खुशी थी कि अगर मैंने कुछ किया और किसी थर्ड पर्सन ने अप्रिशिएट कर दिया, तो वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मैंने कहा नहीं आज दैट मीन्स कुछ अचीव हुआ है, Correct. तो वो मेरे लिए ज्यादा खुशी बन जाती है। exactly तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर थर्ड पर्सन कहता है, और मैम कई बार होता है जैसे ना, मेरे पास कई बाहर से पेरेंट्स आते हैं 2-3 महीने के लिए या 10 दिन के लिए आते हैं, सडनली वो 3-4 महीने के बाद वापस री-एवैल्यूएशन के लिए आए और उन्होंने उसी बच्चे को देखा जिसका सेशन पहले हो रहा था, वो आके कहते अरे सर ये वही बच्चा है, ये तो बैठता नहीं था, आज तो बहुत, वो मुझे बहुत ज्यादा खुशी दे रही थी। थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मुझे अपने से नहीं चाहिए मैम, वो तो मुझे पता है बारीकियों में मैम, इसीलिए तो हम एक्सपर्ट है ना। करेक्ट, वो तो मुझे पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, आज क्या डेवलपमेंट थी, कल क्या थी, बट इसका मुझे ना वो नहीं, जब मुझे थर्ड पर्सन कोई बोलेगा ना, वो मुझे लगता है कि आज पार्टी टाइम है। नाइस, आई नो। जैसे बच्चे की सक्सेस को देख के पेरेंट खुश होता है, सो पेरेंट को खुश देख के एक थेरेपिस्ट मोटिवेट होता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। करेक्ट। सो डॉक्टर बग्गा, जब हम पेरेंट्स को खुश देखते हैं तो उन पेरेंट्स के लिए एक ऐसी हैबिट जो आपको लगता है कि वो अनइंटेंशनली कर रहे हैं जिससे कि बच्चे के माइलस्टोन्स अफेक्ट होते हैं, आप अगर एक हैबिट वो पकड़ना चाहो, ताकि बिकॉज पेरेंट्स में नॉट नो, वो इंटेंशनली तो हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए बेस्ट करता है, बिल्कुल मैम, लेकिन अनइंटेंशनली एक ऐसी कोई चीज वो कर रहे हैं अपनी डेली रूटीन में जिससे कि बच्चे की डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स अफेक्टेड होते हैं, तो क्या आप पकड़ना चाहोगे? आ मेरे बच्चा मैं तुझे खाना खिला देता हूँ, आ मेरा बच्चा मैं तुझे शर्ट पहना देता हूँ, आ मेरा बच्चा मैं तुझे ब्रश करा देता हूँ। ये सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि हमें बच्चे का खाना 10 मिनट में खत्म चाहिए, है ना? तो मैम सिंपल सी बात है मैम, आइडियली 1 साल का बच्चा जब टेबल पे बैठता है वो इतना मेसी करता है, हम देखते हैं ना मैम वो, तो मेरा कहने का मतलब है वो मेसी नहीं हो रहा, वो इंडिपेंडेंट हो रहा है ना? तो पेरेंट्स के लिए मेरा बस यही कहना है, जो है सो है, forget about the therapies, forget about everything. अगर आप अपने बच्चे को डे टू डे लिविंग में इंडिपेंडेंट कर रहे हो ना, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। यही एक सिली मिस्टेक है जो हम लोग कर लेते हैं, और किसी को इंडिपेंडेंस करने के लिए ना बच्चे को पेरेंट्स के अंदर चाहिए पेशेंस, है ना? वो पेशेंस डेवलप करो, जितनी देर वो अगर आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, अपने स्पीड से कर रहा है, करने दो उसको, तभी वो इंडिपेंडेंट, और यही प्राइमरी गोल है हमारा, इंडिपेंडेंस इज आवर प्राइमरी गोल। यस, तो यही मेरा बस एक पेरेंट्स के लिए मैं यही एक बात बोलूँगा, करने दो बच्चे को अपना काम। करेक्ट, गिरने दो, चोट लगने दो, सीखेंगे, गंदा होने दो, क्या बोलते हैं, दाग लगने अच्छे हैं। हाँ, दाग लगने अच्छे हैं, है ना? डर के आगे जीत, डर के आगे जीत है। तो वो आज खड़ के डरा और डर रहा है खड़ा होके, तो उसको खुद को देखने दो कि मैं कैसे नीचे उतरूं, मुझे चोट ना लगे, हाँ, ना कि हम फटाफट जाके उसको उठा के ले आए, और ये सेफ्टी का ध्यान हमें रखना पड़ेगा। हाँ, हाँ, तो दाग अच्छे हैं, डर के आगे जीत है, और तीसरा आपने क्या बोला? something like that. So absolutely, ये dialogues is pretty nice for the parents. करेक्ट, ये एड सोच समझ के बनी हुई है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो एक रैपिड राउंड खेलते हैं हम। बिल्कुल मैम, ठीक है। सो वील टेक क्विक रैपिड राउंड क्वेश्चंस, लास्ट 5 क्वेश्चंस। वन गोल्डन रूल यू वुड गिव एवरी पेरेंट रेजिंग एन इंडिपेंडेंट चाइल्ड, अगर बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है तो एक गोल्डन रूल क्या होगा? उसको अपना काम करने दो, ये सबसे बड़ा गोल्डन रूल है। अभी हमने लास्ट में वही डिस्कस किया है
यही गोल्डन रूल है। अगर वो नहा रहा है मग के साथ, अगर पानी में बाल्टी में है, वो 10 मिनट अगर पानी के साथ खेल रहा है, आप सोचो कि वो जब हैवी मग उठा रहा है तो वो अपनी फिंगर को स्ट्रेंथ कर रहा है और बाद में ये राइटिंग बनेगी। आप समझ रहे हैं मैम? और मैं अगर उसको वो ही नहीं करने दे रहा, जल्दी 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 जल्दी, आई एम गेटिंग लेट, यू हाँ जल्दी से नहाओ, एब्सोल्युटली, जल्दी से तैयार यही हो। मैं कहना चाहता हूँ। गोल्डन रूल इज, हाँ। अगर बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है, आप स्वीट लग रहा है आपको, तो करने दो थोड़ा सा उसको। सो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वन डेली एक्टिविटी दैट बिल्ड्स इंडिपेंडेंस। ड्रेसिंग। वेरी गुड। ड्रेसिंग, अपने आप कपड़े पहनो, अपने आप कपड़े उतारो, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वाओ। योर फेवरेट थेरेपी टॉय? माय फेवरेट थेरेपी टॉय, टॉय तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि हम फाइन मोटर्स की और बात टूल, कर रहे हैं। एनी टूल? फाइन मोटर्स में मैं, मेरा फेवरेट है थेरापुटी। अच्छा। ठीक है, मेरा पर्सनल फेवरेट है वो। एंड ग्रॉस में स्विंग्स। वाओ। मतलब ये दो चीजें हैं जिसके बिना मुझे लगता है कि मैं थेरेपी नहीं कर पाऊंगा। राइट। सो ये मेरे फेवरेट हैं। अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एवरी चाइल्ड। एक शब्द जो हर बच्चे पे अप्लाई होता है, चाहे वो न्यूरो डाइवर्जेंट है या टिपिकली डेवलपिंग चिल्ड्रन है। इनोसेंस। हाउ स्वीट। इनोसेंस, इससे बेटर तो कुछ है ही नहीं ना। हाउ स्वीट। उनको बेचारों को, वो गलत हो कैसे सकते हैं? वो तो I गलत हो ही know. नहीं सकते हैं। आई नो। वो सबसे इनोसेंट है, सबसे प्योर है। हाँ, बस सिंपल सा मैम, ये तो सच में कह रही हूँ, इन बच्चों के साथ काम करते करते ना, हम ये हमें सिखा के जाते हैं, बल्कि मुझे ऐसे लगता है मेरी थेरेपी इन बच्चों की वजह से हो जाती है। इन्होंने हमें पेशेंस सिखाई है, इन्होंने हमें आत्मा, जो सच्ची आत्मा होती है वो कैसी होती है, इनसे मिलने के बाद पता बिल्कुल चलता है। मैम, बिल्कुल। सच अ स्वीट वर्ड। एक्सीलेंट। व्हाट गिव्स यू अ जॉय एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट? What gives me a joy? When I am doing my work honestly. वाओ। हो सकता है मैं गलत हूँ, nobody is absolutely right, और कई Correct. बार ये होता है कि मैम सेशन लेने के बाद ना आई फील कि यार मैंने ना ये गलत किया है, ये इसको ऐसे टैकल कर सकता था मैं। करेक्ट। तो और वो जो चीज़ है, बट एटलीस्ट इन द एंड मैं ऑनेस्ट हूँ कि अगर गलत किया है तो किया है। नेक्स्ट टाइम अगर मेरे पास बच्चा आएगा तो मैं ये चीज़ का ध्यान रखूंगा। दैट इज समथिंग विच एवरी प्रोफेशनल शुड हैव। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई पेरेंट मेरे पास आ रहा है तो वो इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक है। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स, इफ आई एम डूइंग माई वर्क ऑनेस्टली, तो नो मैटर मैं गलत, मतलब आप गलत भी हो ना तो आप कभी गिल्ट फील नहीं करोगे उस चीज़। करेक्ट। दैट इज करेक्ट। बिकॉज एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। बिल्कुल मैम, Every family is चाइल्ड इज different. डिफरेंट, द Family- डे इज डिफरेंट, हाँ। द मोमेंट इज डिफरेंट। मैं भी ह्यूमन हूँ, हो सकता है कि आज मैं बहुत प्लेफुल मैनर में हूँ, लेकिन मैं घर से लड़के आया हूँ, मुझे कोई स्ट्रेस है, मैं उतना प्ले नहीं कर सकता आज उसके साथ। हाँ। हर चीज को हमें देखना पड़ेगा। Correct. बट एटलीस्ट जब मैं उसके साथ हूँ तो मैं उसी के साथ हूँ, फिर चाहे 100 प्रॉब्लम्स हो, बट आई एम विथ हिम। सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक एवरी प्रोफेशनल शुड हैव। Awesome. थैंक यू। थैंक यू सो मच। आई थिंक आज का बहुत ही एक वैल्यू एडिशन पॉडकास्ट किया हमने छोटी छोटी टिप्स को डिस्कस किया है, एंड आई होप पेरेंट्स को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। आपको, आपके क्या कमेंट्स हैं, आप डॉक्टर बग्गा से किस तरह के क्वेश्चंस और पूछना चाहोगे रिलेटेड टू टुडेज पॉडकास्ट? आई थिंक डॉक्टर बग्गा, हमें ना एक अलग से पॉडकास्ट करना चाहिए, एज अप्रोप्रिएट टॉयज बुक्स दोनों पे, बिल्कुल। कि हर उम्र के हिसाब से क्या। आई थिंक यू विल बी द बेटर पर्सन फॉर इट। मतलब मुझसे अच्छा आपको, यू आर द बेटर पर्सन, बिकॉज बुक से ही एक्सप्रेशंस आते हैं। Correct. एक्सप्रेशन से ही कम्युनिकेशन आता है। तो आई थिंक कि उस टाइम मैं वहाँ बैठूंगा, आप यहाँ बैठिएगा, Done. ठीक है? सो आई विल हैव एम्पल ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू, है ना? बिकॉज कई बार मुझे लगता है कि मैम देयर इज अ वेरी लाइक, टर्म्स हम भले अलग यूज कर लें, बट हाँ। आप भी वही कर रहे हो जो मैं कर रहा हूँ। Correct. और टू बी वेरी फ्रैंक, आपका रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज प्राइमरी गोल यही है, हम सबका बच्चा बोले। करेक्ट। ये प्राइमरी गोल है, वो कोई भी थेरेपी जा रहा है। इन द एंड स्पीच, कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन इज द बेसिक थिंग वी ऑल नीड। करेक्ट। तो उसके लिए आई थिंक कि मैं एक बार आपका पॉडकास्ट लेना चाहूंगा यहाँ पे। सो लेट्स नहीं, सी। हमारा मोटो यही है, दैट कम्युनिकेशन इज द एसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। इट इज नॉट स्पीकिंग, इट इज हाउ यू कम्युनिकेट विद अदर्स। आप सोशली कितना इंटीग्रेट हो गए हो,
that shows the success of a child. So what's your call in this? मतलब primary कौन सी चीज है the child should have for his communication? बेसिक सो मतलब अगर वो आपको लगता है कि अगर वो उस लेवल पे नहीं है तो पहले वो लेवल लेकर आओ, फिर हम बात करेंगे स्पीच की या उसकी, अभी मैं बात नहीं करेंगे, पहले मुझे ये चीज चाहिए व्हाट इज दैट बेसिक थिंग यू फील द चाइल्ड शुड बेसिक लैंग्वेज, एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज. अगर बच्चे में वो वोकैबलरी, वो लैंग्वेज ही नहीं है तो हम बोल, स्पीच इज द लास्ट स्टेप. स्पीच है क्या? सब लोग बोलते हैं हमें स्पीच थेरेपी के लिए जाना है. मैं बोलती हूँ बच्चे को जब भाषा ही नहीं समझ आ रही तो वो बोलेगा क्या? बिल्कुल. अगर मैं चाइना चली जाऊं तो मैं चाइनीज बोलूंगी कैसे जब मुझे सुनना समझना ही नहीं आता? सो सिंपल रूल है, अगर मेरे बच्चे के पास लैंग्वेज ही नहीं है तो वो बोल ही नहीं सकता. एंड स्पीच इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज. सो फर्स्ट बेसिक क्राइटेरिया है, क्या मेरा बच्चा डेली रूटीन की लैंग्वेज को समझता है? क्या वो कमांड्स को समझता है? क्या उसको कुछ चाहिए तो वो उसको कुछ सिंगल वर्ड में बोले? क्या उसको इस क्लॉक का नाम पता है कि इसको क्लॉक बोलते हैं? बच्चों को नाम ही नहीं पता. बच्चों को सब्जियों के नाम नहीं पता. आज मैं अगर सब्जी वाले की दुकान पे ले जाऊं तो और बोलूं बताओ बेटा कौन कौन सी सब्जियां पड़ी हैं, ट्रस्ट मी दे कैन नॉट आइडेंटिफाई वेजिटेबल्स, क्योंकि उनको कुक्ड वेजिटेबल मिलती है जिनका कलर, टेक्सचर, टेस्ट सब चेंज हो चुका है. हमें फिर वापस जाना पड़ेगा अपने गांव Back to वाले roots, लाइफ में, है back ना? to roots. वी हैव टू गो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग. Yes. यू शुड एक्चुअली, दिस इज समथिंग द पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड. पता है मैम, सबको पता है ये बात, मगर एग्जीक्यूट करना आज के दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है. बिकॉज फ़ोन के बिना ना आपकी लाइफ चलेगी, ना मेरी लाइफ चलेगी, किसी की लाइफ नहीं चलेगी. और हम कहीं ना कहीं, आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू गो थ्रू दिस, और कैसे करना है. बहुत सेंसिबल चीज़ें होंगी. न्यूक्लियर फैमिली हमारी वैसे हो चुकी है. Correct. हम लोग बड़े से फ्लैट में शिफ्ट हो चुके हैं, स्पेस रही नहीं हमारे पास, गैजेट्स ही गैजेट्स रह गए हैं. लेट्स होप. अभी तो एआई और है, सो वी विल टॉक अबाउट दैट आल्सो. एआई ने तो मैम मुझे लगता है कि ग्रामर की भी बुरी हालत कर दी है ना? अगर आप कुछ भी बोलो ग्रामेटिकली ठीक करके दे देगा, आपको ग्रामर सीखने की भी जरूरत नहीं. पता नहीं क्या होगा आगे, बट सो फॉर द बेस्ट मैम. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी. लेट्स स्टिक टू आवर रूट्स. एब्सोल्युटली फंडामेंटल्स बच्चों के स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. 0 to 5 year इज द प्राइम टाइम. लेट्स स्टे फोकस्ड ऑन दैट. With that positive note, thank you so much. Like, share and subscribe, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन या लाइक्स हमारा मोटिवेशन है. थैंक यू. थैंक यू.